खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा और हमारे साथ आज बात मुलाकात में ख़ास मेहमान आरजेडी के जिला अध्यक्ष जनाब सरवर आलम साहब जुड़ गए हैं। सरवर आलम साहब लगातार कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ कनेक्ट हैं और ऐसे में क्या कुछ कोचाधामन के बारे में सोचते हैं और क्या कुछ बदहाली उनको नज़र आती है और क्या कुछ विकास हो पाया है, इन पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। और बातचीत हम जिला अध्यक्ष के तौर पर भी करेंगे और बातचीत हम इसकी जो पत्नी जिला चेयरमैन के रूप में है उसके मुतालिक भी कुछ बातें करेंगे। सरवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया इमरान भाई। सबसे पहले तो खबर सीमांचल में जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं सबों को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। खबर सीमांचल में आज ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक आपने कहा कि कोचाधामन में बहरहाल सवालात बाद में होगी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स को परिचय देना चाहेंगे कि आप की परिचय क्या है और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की है और राजनीति में आपको कैसे दिलचस्पी आई। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम, मैं कोचाधामन के मोहरमारी गांव से बिलोंग करता हूं, पंचायत डेरामारी। मेरी पढ़ाई मिडिल स्कूल मोहरमारी से स्टार्ट हुआ। हमारा स्कूल से फिर क्रिसेंट स्कूल से नेशनल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने आईकॉम किया। वहाँ से फिर हम चले गए दिल्ली जामिया से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद फिर एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, वहाँ से मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद फिर कुछ दिनों तक जॉब हुआ। जॉब के बाद फिर मैं फाइनली पापा के कहने पे बिज़नेस स्टेबल करने के लिए मैंने घर का रुख किया और घर पकड़ा। और राजनीतिक जहाँ तक है, राजनीतिक से मेरा शुरू से लगाव रहा। जब स्टूडेंट लाइफ में मैं जामिया में जब एडमिशन लिया था, उसके बाद फिर एक जामिया में जाने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया तो हम लोगों ने वहाँ भी पॉलिटिक्स में भाग लिया और हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद, एजिटेशन करने के बाद वहाँ पे यूनियन का इलेक्शन करवाया था। और उस टाइम हम लोगों ने एक सुरजापुरी को काफ़ी वहाँ पे हाईलाइट किया था और सुरजापुरी के नाम पे हम लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़े थे। आपके संस्थापक हसन जावेद साहब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और भी लोग थे। सारे लोगों ने मिल करके हम लोग जिले सुबानी को इलेक्शन लड़ाया था और जीते भी थे। तभी से एक नेतागिरी का नशा थोड़ा होता है तो वो था, लेकिन फाइनली पढ़ाई लिखाई फिर चलता रहा। उसके बाद जब घर आए तो मैंने सोचा कि पहले बिज़नेस स्टेबल किया जाए और फिर घर आने के बाद मैं बिज़नेस स्टेबल किया। बिज़नेस स्टेबल करने के बाद चूँकि पापा पंचायत के मुखिया थे, 2000 क्या कहते हैं कि 10 साल रेगुलर वो मुखिया रहे, 2016 तक वो मुखिया रहे। उसके बाद फिर एक दिन ऐसी बात चली कि भाई जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा भाई जिला परिषद का इलेक्शन बहुत लंबा इलेक्शन होता है, क्षेत्र में मुझे लोग जानते नहीं हैं, तो मैं इस इलेक्शन को कैसे लड़ सकता हूँ। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको नहीं जानता है, ये इतना तो लोग जानता है कि आप शाहिद साहब का बेटा हैं, तो आप अपने पापा के नाम पे इलेक्शन लड़िए। आपको वोट नहीं देगा, आपकी पत्नी को लोग वोट नहीं देगा, लेकिन शाहिद साहब की बहू को लोग पसंद करेगा। तो बस यही था कि किस्मत में बनना था और लोगों ने विश्वास किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सातों पंचायत के लोगों का और ख़ास करके मैं अपने अब्बा का कि जिनका नाम के बदौलत मैं आज आप लोगों के सामने एक जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि के हैसियत से या राष्ट्रीय जनता दल के हैसियत से बैठा हुआ हूँ। ये देन हमारे 7 पंचायत के अवाम और ख़ास करके मेरे अब्बा का है, जो आपके सामने आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी राजनीति काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और बहरहाल अब सवालों की बारी है। सवालों में सबसे पहला सवाल ये लेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ होने लगी है। ऐसे में आप भी आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एक तरह से सोशल मीडिया में लिख भी रहे हैं कि आरजेडी के जो भावी प्रत्याशी होंगे सरवर साहब होंगे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके अब्बू चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ समस्या है इस पर? देखिए, लगभग लोगों ने मुझे ये सवाल किया है। मैं जब से राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष बना हूँ और ये जब से इलेक्शन की सरगर्मी शुरू हुई है, तब से मेरे से ये सवाल बार बार होता है
कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं और अब आपसे भी कह रहा हूं कि 2020 इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा। सरवर आलम 2020 इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और जहां तक मेरे पापा का है, इसके लिए भी मैं नहीं कह सकता कि मेरे पापा इलेक्शन लड़ेंगे, और ना ही मैं उनके लिए कुछ अभी इलेक्शन के लिए कर रहा हूँ। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दिया है, अभी राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज पे मेरे पे भरोसा कर रही है, उसने भरोसा करके राष्ट्रीय जनता दल का पूरा प्रभार मेरे ऊपर दिया है। तो इसीलिए मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल को जन जन तक पहुंचाऊं, सबसे निचले पायदान तक पहुंचाऊं, और हर बूथ में मेरा कम से कम 20 से 25 कार्यकर्ता हो। ये मेरा एक लक्ष्य है। मैं इन सब लफड़ों में अभी नहीं बढ़ने वाला कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ेगा उसके लिए कैंडिडेट जो तय करेंगे वो हमारे आलाकमान तय करेंगे, तेजस्वी जी, लालू जी, या हमारे पटना के जो भी बैठे पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो तय करेंगे। मैं तय करने वाला कोई नहीं हूँ, इसीलिए मैं किसी के फेवर में नहीं, मैं आपको मैं एकदम दिल से ये बात बता रहा हूँ कि मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। मैं सीधा बस अभी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरी पहली प्राथमिकता है कि हर बूथ स्तर तक मैं अपना कार्यकर्ता तैयार कर दूं, ताकि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को ले जाके दूं कि आपने मेरे पे भरोसा किया, तो मैं आपके लिए यहाँ किशनगंज पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर बूथ पे इतना इतना कार्यकर्ता खड़ा कर दिया। मेरी पहली प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं सरवर साहब आप खुद या फिर अपने परिवार के कोई भी सदस्य को आप प्रत्याशी के रूप में नहीं मानते हैं? नहीं, अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल का किसी को भी प्रत्याशी के रूप में नहीं मानता हूं। मैंने कहा है सारे लोगों को कि आप लोग मेहनत कीजिए, पार्टी जिसको बेहतर समझेगी टिकट देगा। और राष्ट्रीय जनता दल से मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि टिकट किसी को भी मिले, हम एक परिवार हैं और परिवार के तरह चलेंगे, और हम लोग एक साथ, चाहे जो हो। आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में इनका जो ग्राफ बढ़ा है सिर्फ भाईचारगी की वजह से, और यहाँ किशनगंज में भी वही भाईचारगी हम लोगों की बनी रहेगी। टिकट जिसको दे हम लोग उसके लिए इलेक्शन के टाइम में खड़े रहेंगे। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ विधायक है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ बदहाली है अभी? देखिए, कोचाधामन विधायक आप अगर घूमे होंगे तो लोगों का कहना है कि 4G स्पीड से यहाँ पे विधायक ने काम किया है और यहाँ पे विकास हुआ है। शायद हुआ होगा, लेकिन मैं आज की परिस्थिति अगर आपको बताऊं तो आप कोचाधामन के किसी भी रास्ते में चले जाओ, मुझे बता दो कि कौन सा रास्ता कोचाधामन जाने के लिए मस्तान चौक होके, या फिर आप जनता कन्हैयाबाड़ी होकर के, या फिर कहीं से भी आप घुसो और कोचाधामन मुझे मेन रोड या फिर लिंक रोड जो भी है उसका आप मुझे दिखा दीजिए विकास कहाँ पे हुआ है। अगर विकास किए होंगे हमारे माननीय विधायक जी तो लोग उस पर विश्वास ज़रूर करेगा, लेकिन आज के डेट में कोचाधामन में 70% लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आरजेडी पे लोग भरोसा जता रहे हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूरा विश्वास है कोचाधामन ही नहीं पूरे किशनगंज के वोटर्स पे और यहाँ के अवामों पे कि इस बार लोग राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करेगा। सरवर भाई, आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विधायक जी ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार की अगर विधानसभाओं की बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में विकास हुई है। ऐसे में फिर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? मैंने आपको नहीं कहा कि विकास हुआ होगा, लेकिन विकास दिखना चाहिए ना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत काम किया हूँ, आउटपुट क्या है मेरा, मैंने बहुत सारा चीज़ किया है, मैंने रोड बना दिया, लेकिन रोड बनाए तो रोड है कहाँ? हो सकता है आपने बनाया हो लेकिन क्वालिटी नहीं रहा होगा। एक दिन जो रोड चलना चाहिए 1 साल 6 महीने में ख़त्म हो गया, तो उस तरह का रोड बनाने का फ़ायदा क्या है? या तो आपने क्वालिटी नहीं रखा होगा, या फिर आपका जो है रोड नहीं बना है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं तो फिर रोड है कहाँ? आप ही मुझे बताइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप मुझे कौन सा रोड बता रहे हो कि जो रोड बन चुका है अभी? हो सकता है बन रहा हो, कुछ का टेंडर हो गया होगा। ये हर नेता का एक होता है आश्वासन देने का कि भाई फला टेंडर हो गया, फला बन गया, फला ये हो गया, फला तो ऐसा हो सकता है कि हमारे विधायक जी भी बोलें, लेकिन मैं आउटपुट के तौर पे अभी आपको बता रहा हूँ कि किशनगंज में अगर विकास हुआ भी होगा मुझे दिख नहीं रहा, मैं देख नहीं पा रहा कि कहाँ पे विकास हुआ है। बहरहाल अब सवाल में हम ये लेंगे कि कोचाधामन में कौन सा ऐसा मुद्दा है आपको जो आने वाला इलेक्शन में ज़्यादा उभरेगा, या फिर कौन ऐसी समस्या को आप देख रहे हैं कि अब भी बरकरार है? देखिए, कोचाधामन में आज सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य और किसानों का समस्या और बेरोजगारी,
ये 4 चीज़ हमारे कोचाधामन ही नहीं, किशनगंज में, और किशनगंज ही नहीं, मैं पूरे बिहार की अगर बात करूं तो ये पूरे बिहार में ये लोग चाह रहे हैं कि विकास में आज इतने सारे बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। लोग जब ये कोविड को लेकर के सारे प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, आज मान लीजिए मेरे साथ बहुत मेरे दोस्त थे जिन्होंने MBA किया, 70-80 हज़ार का जॉब कर रहा था, वो आज घर में बैठा हुआ है। मैं जब उनसे बात किया तो बोल रहा है कि सरवर भाई किसी तरह से मुझे 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाता है। जिसको 70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रहा था, आज वो घर में बैठा है, 15 हज़ार रुपये वो भी 2 महीने से अब नहीं मिल रहा है। तो क्या करे वो, बताइए उसकी स्थिति क्या होगी, मानसिकता उसका कहाँ जाएगा। तो आज हमारे बिहार में जितने नौजवान हैं सारे को रोज़गार की तलाश है, उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए पूरे बिहार में, और ख़ास करके हमारे किशनगंज में अब हम हैं तो हम किशनगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे रोज़गार नहीं है, नौजवान भटक रहे हैं। किसान अब देख लीजिए, किसान अपना अभी फ़िलहाल आप मक्के को ले लीजिए, मक्के को लेकर के हम लोगों ने बहुत कुछ किया। DM साहब को एज ए जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कई बार उनसे मिला और मैंने आग्रह किया, लेकिन DM साहब क्या करें, ये भी तो एक बंधन में बंधे हुए हैं, ये क्या करेंगे। उनका जो पटना में बैठे हुए हैं और वो ऑर्डर करेगा तब तो ये फॉलो करेंगे, इसीलिए ये सुन लेते हैं, वहाँ तक जाता है, बात कुछ हो नहीं पाती है। आज देखिए मक्का किसानों का क्या स्थिति है, हमारे यहाँ स्टोरेज की कितनी कमी है। किसानों को हम लोगों के यहाँ कुछ सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है, अगर कुछ मिलता भी है डीजल वगैरह में थोड़ा बहुत, तो वो बड़े बड़े घरानों तक ही सीमित रह जाता है, नीचे तक नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आज देख लीजिए, अगर मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है तो मैं खुद अपने से खेती नहीं कर रहा, कौन कर रहा? 2-4 गरीब आदमी कर रहे हैं। लेकिन जब डीजल अनुदान की बारी होती है तो वो जमीन का रसीद मांगा जाता है, पैसा किसे मिलता है? मुझे मिलता है। मैं आप जो जेन्युइन खेती कर रहा है उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए कुछ बात होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो एक्टिविटी है वो उनसे आप खफा है। एकदम बिल्कुल ही पूरा बिहार खफा है। और किशनगंज में आप देख लीजिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर, आप एजुकेशन की बात करते हैं, सरकार कह रहा है कि मैंने हाई स्कूल खुलवा दिया, मिडिल स्कूल खुलवा दिया, मैंने अपग्रेड हाई स्कूल बनवा दिया, बहुत बहुत काम कर लिया। मैं कह रहा हूं बहुत स्कूल खुलवा दिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहां है? आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या कर रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, उनको बोलिए कि ABCD Z तक सुनाओ, नहीं आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो गया। मुझे एजुकेशन चाहिए लेकिन क्वालिटी के साथ चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं साइन कर लिया, मैं पढ़े लिखे के रेस में आ गया। जो ये गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जाने नहीं, हम कुछ सीखे नहीं, अंदर तक नहीं जाएं। आप अगर जाएंगे, मेरे पापा, मैं और कोई लोग, आप जितने IAS IPS हमारे इधर के हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखिए, वो सारे लोग सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज सरकारी स्कूल सिर्फ खिचड़ी और पोशाक में ख़त्म हो गया। क्या लगता है ये सब समस्या कैसे दुरुस्त होगी? बदलाव, किस पैमाने पर बदलाव बहुत जरूरी है। ये बिहार के लोगों को सोचना है। बिहार का लोग अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहता है, यहाँ के नौजवानों को अगर एक नौजवान पे भरोसा है कि तेजस्वी जी आज जो नौजवानों के लिए खड़े हैं, वो युवा जो चिल्ला रहे हैं, अगर नौजवानों को उन पे भरोसा है तो वो करके दिखाएंगे। ये मेरा पूर्ण भरोसा है हमारे तेजस्वी जी पे। क्योंकि आज देख लीजिए, वो युवाओं पे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है कि सरवर जैसे आदमी पे किशनगंज को पूरा छोड़ दिया है। बहुत यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, जिलाध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक युवा पे भरोसा किया है। तो मैं उनके कहने पे खड़ा हुआ हूँ और आज मेरी कोशिश है कि मैं उनके लिए खड़े रहूँ। तो इसीलिए वो जब युवाओं पे भरोसा कर रहे हैं तो मुझे चाहिए कि हमारे युवाओं को भी तेजस्वी जी पे इस बार भरोसा करें। और मैं पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनका फर्स्ट स्टेप ही रहेगा युवाओं का रोजगार, और हमारे यहाँ के किसानों के लिए, और हमारे यहाँ पे जो भी कारखाना, अब देख लीजिए कारखाना कब लगा था? लालू जी के टाइम में। नीतीश जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए लालू जी का उन पे है, और वो हर हाल में युवा और किसान ये 2 चीज़ को लेके चलेंगे, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बहाल होगा। चलिए बात करेंगे जिला परिषद प्रतिनिधि। सबसे पहले आपके क्षेत्र के बारे में, आप अपने क्षेत्र के लिए अब तक क्या किया है? देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष बने हुए मेरी वाइफ का आज 17/9/2019 को बनी थी जी। आज मोटा मोटी 1 साल के आसपास, यानी 10 महीना हुआ है।
अध्यक्ष बनने से पहले आप सदस्य थे। हम सदस्य के रूप में जिला आपने परिषद अपने जब क्षेत्र के लिए सदस्य थे, जब हमारे यहाँ काम में काफ़ी पिछड़ा हुआ था जिला परिषद, लेकिन हमारा जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने अभी फ़िलहाल आज ही हम लोगों ने 93 योजना की स्वीकृति की है। 93 योजना पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो 93 रोड अभी जिला परिषद के मद से बनने जा रहा है, और आगे भी हम लोगों का एक टारगेट है 20-25 रोड आगे भी बनेगा। और जितने सारे रोड 158 रोड जो हमारा मतलब पिछले रीजन में से ही पड़ा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट करवाया। वो 158 रोड आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी फाइनल पेमेंट भी अब जाना है, उस पे लोग चल रहे हैं। अच्छा। और जिला परिषद ऑफिस जो था एक यहाँ पे जिला परिषद ऑफिस जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों को खोजना पड़ता था। जब हम यहाँ थे किसी को बोलते थे कहाँ है, तो जिला परिषद ऑफिस, तो उसको खोजना पड़ता था जिला परिषद कहाँ है नहीं है। तो आप अभी आए होंगे तो मैं एक उनके लिए गेट भी बनवा रहा हूँ कि जिला परिषद को लोग जाने। तो जिला परिषद में बहुत सारा कुछ काम है जो हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि भाई जिला परिषद अध्यक्ष का पद जो हमें मिला है, इस रीजन में मैं कुछ ऐसा करूं जिससे एक लोगों में अलग सी छवि जाए। यानी लगभग कहीं ना कहीं लगभग 4 साल आप लोग बिता चुके हैं। 4 साल में आपका अगर विकास की बात करें तो जिला परिषद क्षेत्र में ऐसी कोई विकास नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? नहीं, 4 साल आप देख रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ 9 महीना गिना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जो ये जिला परिषद चेयरमैन ऑल इन ऑल होता है, काम करने की पूरी जिम्मेदारी जिला परिषद चेयरमैन को होता है, और जिला परिषद क्या काम करेगा ये भी तय करने वाला जिला परिषद चेयरमैन होता है। आज हमारे इलाके में जिला परिषदों को लोग जो कहते हैं, अक्सर उनका जो है मजाक उड़ाया जाता है कि आप एक काम नहीं करा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। दरअसल ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती जिला परिषद चेयरमैन की है जो उनको काम नहीं करवा पा रहा है। आप कुछ भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन यहीं से होना है। यहाँ आप जो तय करेंगे वो आपके क्षेत्र में काम होगा। तो इसीलिए पूर्व में ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। मैंने आपको कहा कि 158 रोड जिला परिषद से बन चुका, और 93 रोड आज ही उसका एस्टीमेट सेंक्शन हो गया, और मुझे उम्मीद है कि मंगल या बुध के दिन से उस 93 रोड पे हमारे किशनगंज में काम स्टार्ट हो जाएगा। कौन से क्षेत्र के लिए है ये सारे, मैं किशनगंज, पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 93 रोड बनने जा रहा है, और मुझे लगता है कि एक ब्लॉक में जो है मिनिमम 6-18, हाँ ऐसी 17-18 योजना करके एक ब्लॉक में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तेवर के साथ काम करते रहें। फिर आने वाला विधानसभा चुनाव में आपसे बातचीत होगी। इंशाअल्लाह।